कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। यादें हमारे दिमाग में न जाने कहां छिपी रहती हैं। कोई घटना इनको अचानक से ताजा कर देती है और ये हमारे मन को गुदगुदा जाती हैं। प्रस्तुत है कथाकार मुकेश नौटियाल की ऐसी ही एक कहानी। कहानी का शीर्षक है छाप। उन दिनों स्कूलों में ये आम चलन था। ये अलग बात है कि गुरुजी के बीमारी के चलते हमारे यहाँ ये कुछ ज्यादा चलता था। कुर्सी पर बैठे गुरुजी धीमे स्वर में पाठ बाँचते और हम उनके मुंह से फूटते शब्दों को अपनी किताबों में टीपते रहते। दीवार पर सीमेंट का एक ब्लैक बोर्ड बना था, पर उस पर सालों से चौक नहीं चली थी। गणित के सवाल भी गुरुजी कुर्सी पर बैठे बैठे कक्षा के किसी एक बच्चे को समझा देते और फिर उस बच्चे का जिम्मा होता कि बाकियों को वो सवाल समझाए। 3 गांवों का वो अकेला प्राइमरी स्कूल था। हमारे गांव के अलावा वहां बीच खंडा और ऊपरी खंडा के बच्चे भी आते थे। बीच खंडा और ऊपरी खंडा के बच्चों के आने से पहले हम स्कूल की साफ सफाई कर देते थे। छुट्टी के बाद टाट पट्टियां समेट कर जगह पर रखते और तब घर जाते। इन सेवाओं के बदले गुरुजी हमको कुछ विशेष अधिकार देते थे। मॉनिटरी और पीटी कराना हमारे जिम्मे होता था। कक्षा में जब सवाल पूछे जाते तो गलत जवाब देने वालों के लिए अजीब दंड विधान था। सही जवाब देने वाला गलत जवाब देने वालों को थप्पड़ मारता था। इसका कोई खास बुरा भी नहीं मानता था, क्योंकि आज जिसको चांटा पड़ा हो सकता है अगले रोज वो भी किसी और को चांटा मारे। गुरुजी खुद किसी को थप्पड़ियाने की स्थिति में नहीं थे। टीबी ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। वो खासे गुस्सैल हो गए थे और भूलने की नई बीमारी भी उनको घेरने लगी थी। कुर्सी से भी वो बमुश्किल उठ पाते थे। 5वीं कक्षा में 13 बच्चे थे, 10 लड़के और 3 लड़कियां। उन दिनों 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती थीं। गुरुजनों का ध्यान 5वीं कक्षा पर होता था। हमारे प्राथमिक विद्यालय तलखंडा में 5 कक्षाओं में कुल मिलाकर 51 बच्चे रहे होंगे। एक गुरुजी किस किस को देखते फिरते, सो मॉनिटरों से काम चलाया जाता था। अच्छी बात यह थी कि तब पहाड़ों में बहुत छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। गांव को स्कूल से जोड़ने वाली पगडंडियां इतनी संकरी और ऊबड़ खाबड़ होती थीं कि अगर पैर रपटा तो चलने वाला किसी गहरी खाई में ही मिलेगा। ऊपर से उन बियाबान रास्तों में बाघ, भालू, भेड़िए और सांप जैसे जंगली जानवरों की भरमार होती थी। सुनसान बाटों पर खतरों की आशंकाएं इतनी डरावनी होती थीं कि कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता था। ऐसे में अधिकतर बच्चे बड़े और अच्छी डील डॉल वाले होते थे। उन्हीं में से किसी दबंग को मॉनिटर बनाया जाता था। हमारे स्कूल की 4 कक्षाएं भी मॉनिटरों के भरोसे चला करती थीं। स्कूल में कुल 2 कमरे थे। बड़े कमरे में गुरुजी रहते, छोटी में 5वीं कक्षा चलती और इन 2 कमरों के बाहर फैले लंबे बरामदे में शेष 4 कक्षाएं बैठा करती थीं। गुरुजी कक्षा को और मॉनिटर बरामदे को संभाला करते थे। कक्षा में वो हमारा आखिरी दिन था। अगले दिन हमको गत्ते और कलम दवात के साथ स्कूल में हाजिर होना था। परीक्षा केंद्र हमारे स्कूल में ही था। वहां अगल बगल के 3 और स्कूलों के 30 परीक्षार्थी आने वाले थे। गुरुजी की मदद के लिए नजदीकी स्कूलों से 2 गुरुजी हमारे यहाँ आ चुके थे। शेष कक्षाओं को 3 दिन के लिए छुट्टी दे दी गई थी। गुरुजी ने हमसे खूब तैयारियां करवाई थीं। उस सुबह वो आखिरी बार हमारा ज्ञान परख रहे थे। उन्होंने कुंवरी को खड़ा करके उससे 13 का पहाड़ा पूछा। वो आधे तक बोल पाई और फिर चुप हो गई। गुरुजी का पारा चढ़ गया। कुंवरी के पीछे मैं बैठा था। मुझसे पूछा गया तो मैंने पूरा पहाड़ा सुना दिया। गुरुजी ने आदेश दिया, इसको 2 थप्पड़ मार। कुंवरी रोज ऊपरी खंडा से मील भर उतराई नापकर पहले हमारे घर आती थी। वो हमारे लिए दूध लाती थी। माँ उसको कुछ खिलाती पिलाती, ठेकी खाली करके उसको थमाती और फिर हम दोनों घर से साथ साथ स्कूल जाते थे। मेरे घर से स्कूल को जोड़ने वाली पगडंडी पर चलते हुए हमारी खूब बातें हुआ करती थीं। उन्हीं बातों में से किसी दिन ये बात भी निकल कर आई कि उसकी माँ उसको जन्म देते ही चल बसी थी। 4 साल तक उसको दादी ने पाला और फिर उसके पिताजी नई माँ ले आए। कुंवरी को मेरी माँ ज्यादा अच्छी लगती थी।
मेरी माँ भी उसको खूब लाड़ प्यार करती थी। माँ ने भी बचपन में अपनी माँ को खोया था। कुंवरी के पिताजी खेती किसानी के साथ साथ डंगर भी पालते थे। दूध घी बेचकर वो अपनी जीविका चलाते थे। नई माँ से कुंवरी का एक भाई हुआ और एक बहन। भाई 8 साल का हो चुका था, लेकिन वो स्कूल नहीं आता था। कुंवरी बताती थी कि वो बोल नहीं पाता। भाई से छोटी बहन अभी 4 साल की थी। हम स्कूल में भी साथ साथ बैठा करते थे। कुंवरी के पास जब स्याही नहीं होती थी तब मैं उसकी दवात में स्याही की एक टिक्की डाल दिया करता था। कॉपियां उसके पास होती थीं, लेकिन किताबें वही जो गांव का कोई सीनियर मुफ्त में उसको दे देता था। ऐसे में वो कई बार मुझसे मांगकर एक आध दिन के लिए मेरी किताब भी ले जाती थी। छुट्टी के बाद वो तलखंडा से ऊपरी खंडा तक की खड़ी चढ़ाई चढ़ती और देर शाम तक घर पहुंचती। थकान के मारे वो अक्सर खाना खाने से पहले सो जाती थी। वो कहती थी, सबसे तेज भूख तब लगती है जब कोई खाली पेट सो जाए और बीच रात में नींद टूट जाए। उस समय पेट में जो आग धधकती है वो बेचैन कर देती है। एक रात वो कुछ बचा खुचा खाना ढूंढने चुपके से रसोई घर में घुसी तो नई माँ ने उसको बुरी तरह डांट दिया। इस छोकरी को इतनी भी अक्ल नहीं कि बंद कमरे में यूं ही नहीं घुसा जाता। उसके पिता और नई माँ रसोई में सोया करते थे। कमरे में तीनों भाई बहन रहते थे। उसका दिन आने जाने में बीत जाता था। ऐसे में उसका होमवर्क अक्सर मैं निपटा दिया करता था। अपना दुखड़ा मुझे सुनाकर वो शायद कुछ हल्की हो जाती थी, लेकिन मैं उसकी बहुत सारी बातें तब नहीं समझ पाता था। वो अबूझी बातें जब मैं माँ से पूछता तो वो जवाब देने के बजाय उदास हो जाती थी। अब गुरुजी ने संकट में डाल दिया था। पता होता कि परिणाम ऐसा होगा तो मैं भी आधे पहाड़े से आगे नहीं बढ़ता। मैंने बाएं हाथ से कुंवरी का दाहिना कान पकड़ा और नाम भर के लिए उसके बाएं गाल पर एक हल्की चपत मार दी। इधर आ, गुरुजी ने फुफकारते हुए कहा। मैं जैसे ही गुरुजी के सामने पहुंचा, एक जोरदार चांटा मेरे गाल पर पड़ा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसको बोलते हैं थप्पड़। समझ में आया कि नहीं? मैंने मुंडी हिलाकर हामी भरी। तो अब मुझे घूर क्या रहा है? जा मार उसको थप्पड़। कुंवरी के पास गया तो उसके चेहरे पर एक विनय भाव पसरा था, जैसे कह रही हो धीरे मारना। लेकिन गुरुजी की नजर मुझ पर थी। मैंने अपने बाएं हाथ से उसका दाहिना कान पकड़ा और बाएं गाल पर एक चांटा रसीद किया। वो बुरी तरह हिल गई, गिरते गिरते बची। मैंने गुरुजी की तरफ देखा। दूसरे गाल पर कौन मारेगा? तब मैंने दाहिने हाथ से उसका बायां कान पकड़ा और दाहिने गाल पर चांटा जड़ दिया। पहले के मुकाबले ये खासा हल्का पड़ा। बायां हाथ दाहिने के मुकाबले कम काम करता है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। इसके बाद गुरुजी के निर्देश पर मैंने कुंवरी को 13 का पूरा पहाड़ा याद करवाया। अगली सुबह जब कुंवरी दूध लेकर मेरे घर आई तो उसके बाएं गाल पर मेरी उंगलियों के हल्के निशान मौजूद थे। मैंने पूछा, तूने कल से मुंह नहीं धोया क्या? सुबह धोया तो था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब थप्पड़ का ये निशान क्यों नहीं धुला? निशान कहाँ? अरे ये तो छाप है, तेरे हाथ की छाप। मैं चुप हो गया। क्या कहता? इतना मैंने जरूर पूछा कि घर में किसी और ने भी वो छाप देखी या नहीं। मुझे कौन देखेगा? शायद मेरी उदासी भांपकर उसने कहा, तू दिखने में मरियल है, पर तेरी हथेलियों में बड़ी जान है। फिर वो खिलखिलाकर हंसी, पर उसका साथ देने के लिए मैं नहीं हंस पाया। बोर्ड परीक्षा संपन्न हुई। गणित में 13 का पहाड़ा भी आया था। हमारी कक्षा के सारे बच्चे पास हो गए। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। दूध अब कुंवरी के पिताजी लाने लगे थे। नया सत्र शुरू हुआ और मैं जूनियर हाई स्कूल में दाखिल हो गया। नया स्कूल मेरे गांव और कुंवरी के गांव से लगभग बराबर दूरी पर था। पहले दिन मैंने उसको अपनी कक्षा में ढूंढा। अगले दिन दूसरे सेक्शन में जाकर भी देखा, पर वो नहीं मिले। ये बचपन की बातें हैं, पुरानी बातें। आज की नई बात यह है कि सालों बाद इस बार मैं गांव गया। हमारे गांव सहित दर्जन भर गांवों के समखंडा बाजार में उन दिनों केवल 4 दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन आज ये दर्जनों दुकानों से पटा व्यापार केंद्र है। मैंने सड़क किनारे खाली जगह देखकर वहां गाड़ी पार्क की तो बगल में बनी चाय की दुकान से एक लड़का दौड़ता हुआ आया।
ये हमारी जमीन है बाबूजी, पार्किंग के पैसे लगेंगे। अरे पैसे ले लो भाई, मैंने कहा। वहां दुकान में मालकिन को दे दो। मैं दुकान में पहुंचा और चाय पीते नाश्ता करते ग्राहकों के बीच एक बेंच पर बैठ गया। मुझे भूख लगी थी और चाय की तलब भी। एक अधेड़ औरत पराठे सेकने से लेकर चाय बनाने और ऑर्डर लेने तक के काम फुर्ती से निपटा रही थी। एक लड़का ऑर्डर सप्लाई करने में, जबकि दूसरा बर्तन धोने में व्यस्त था। छप्परनुमा उस रेस्टोरेंट के काउंटर पर पक्षाघात का शिकार एक आदमी बैठा था, जो कुछ नहीं कर रहा था सिवाय उस औरत की बातें सुनने के। वो काम कर रही थी और बदस्तूर बोलती जा रही थी। उसकी बातें सुनकर कुर्सी पर धंसा वो आदमी कभी मुस्कुराता, कभी उदास होता और कभी अस्पष्ट स्वर में कुछ बुदबुदाता। भीड़ ज्यादा थी, सो देर तक वहां बैठने के बावजूद मेरे पास कोई ऑर्डर लेने नहीं आया। आखिरकार मैं खुद उस औरत के पास गया और बोला, मैं भी नाश्ता करूंगा, साथ में चाय भी भिजवा दीजिए। छोटे पहाड़ी कस्बों में चेहरे अमूमन जाने पहचाने होते हैं। मुझे घूर कर उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हैं? नोएडा से। जाओगे कहाँ? तलखंडा। समझ गई। मुझे अपनी नजरों से पूरा नापने के बाद वो बोली, बैठो, भेजती हूं चाय नाश्ता। छोले पराठे मैं चटनी खाकर और फिर चाय पीकर मैं भुगतान करने गया। चाय नाश्ता और एक दिन की गाड़ी की पार्किंग कितना हुआ? पराठे बेलते हुए उसने तिरछी नजर से मुझको देखा। कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों? तूने मुझे तेरह का पहाड़ा सिखाया था ना? कहते हुए वो जोर से हंसी। वक्त के साथ चेहरे बदल जाते हैं पर हंसी नहीं बदलती। उस हंसी को मैं पहचान गया। बेलन से इशारा करके उसने बताया, ये मेरा आदमी है। फालिज पढ़ने से बैठ गया। तब से दुकान मुझे संभालनी पड़ती है। फिर वो उस आदमी से मुखातिब हुई, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, 2 दिन तक इसकी उंगलियां मेरे गाल पर छपी रहीं। कहते हुए वो फिर जोर से हंसी। इस बार उसका साथ देने के लिए मैं भी हंस दिया। छाप। अभी आपने मुकेश नौटियाल की यह कहानी सुनी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस कहानी को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।